नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की। कैंसर के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। पुरुषों में बढ़ते प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को लेकर तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जताते रहे हैं। हर साल इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। लाइफस्टाइल और खासतौर से आहार की गड़बड़ी के कारण इस कैंसर का जोखिम और भी बढ़ रहा है। प्रोस्टेट कैंसर दरअसल पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। ये कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। हालांकि इसका खतरा ज्यादातर अधिक उम्र के पुरुषों में ज्यादा होता है, लेकिन अब हमारे देश में कम उम्र में भी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों की संख्या बढ़ रही है। अब खासतौर से 50 वर्ष से कम उम्र के आयु वर्ग में भी प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। माना जा रहा है कि समय के साथ दुनिया भर में प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी होगी। कई रिपोर्ट बता रही हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के नए मामले अगर साल 2020 में 14 लाख थे, तो इसी एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक ये बढ़कर 29 लाख हो जाएंगे। लगभग हर देश में पुरुषों में होने वाला ये एक आम कैंसर है और कुल कैंसर के मामलों में 15% मामले माना जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। हालांकि अगर ये तुलना भारत में की जाए तो कम है। पुरुषों में कैंसर से होने वाली मौत का ये 5वां कारण माना जाता है। आज हमारे साथ दुनिया भर में पुरुषों को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 खास मेहमान आयुष्मान भव में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग पैथी से जुड़े हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनूप कुमार। साथ ही हमारे साथ हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर वीजी हुद्दर, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ काया चिकित्सा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। डॉक्टर वीजी हुद्दर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सिंह हमारे साथ हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी CGHS। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर राजीव सिंह, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनूप कुमार, शुरुआत आपसे करूंगी। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप समझाएं बहुत बेसिक्स, प्रोस्टेट क्या होता है, पहले इसके बारे में अगर आप बताएं। प्रोस्टेट एक तरह की ग्रंथि है जो मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर के नीचे स्थित होती है पुरुषों में। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना शुरू होता है। 40 साल के बाद इसका साइज़ बढ़ना शुरू होता है और 50 साल के बाद नॉर्मली हम देखते हैं कि पुरुषों में इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें हम LUTS बोलते हैं, लो यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मली जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके लिए हेल्प करता है। जब हम जो सीमेन निकलता है मेल्स का, जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस के अंदर, वास डिफरेंस के थ्रू वो जो है टेस्टिस से जो निकलता है थ्रू वास डिफरेंस, और ये प्रोस्टेट से एक टिश्यू फ्लूइड निकलता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, वो उस सीमेन को और इनरिच करता है। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म्स को अच्छी क्वालिटी का बनाता है, ये इसका काम होता है। अदरवाइज एक बार रिप्रोडक्शन वाला हेल्थ का टाइम निकल गया, यानी अब उसके बाद फिर ये वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। ठीक है, तो एक ऑर्गन है और इसमें होने वाला कैंसर सीधे तौर पर उसे हम प्रोस्टेट कैंसर समझें? जी, इसके अंदर कैंसर हो सकता है और कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं और उसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। जी ठीक है। अब आयुर्वेद का नज़रिया हम समझते हैं। आयुर्वेद कैसे इसको डिफाइन करेगा और क्या बड़े कारण इसके पीछे माने जाएंगे, डॉक्टर हुद्दर? आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखते हैं तो इसको अस्टिला मूत्रास्टिल नाम से एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जहाँ पूरा ये जो सिम्टम्स आते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने के कारण, जो भी सिम्टम्स आते हैं, मूत्र में बाधा आना, इजीली फ्लो नहीं होना, अर्जेंसी आना, जो भी है, ये सब सिम्टम्स जो आते हैं उसको मूत्रास्टिल नाम से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और उसमें अगर प्रोस्टेटिक कैंसर का बात की तो जैसे आपने अभी बताया कि लाइफस्टाइल एंड इसकी वजह से आजकल ये बढ़ रहा है और कम उम्र में भी दिख रहा है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए आयुर्वेद का जो भी बताए गए हैं, सद्व्रत करके, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सीजनल रेजिमेंट्स, डेली रेजिमेंट्स, ऐसे चीज़ें बहुत सारे हैं। और उसके बाद में अगर होता है तो अलग अलग स्टेजेस में प्रिवेंशन को पकड़ के अलॉन्ग जो भी कन्वेंशनल के ट्रीटमेंट चलते हैं और बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या, ऐसे अलग अलग स्टेजेस में हम इनको अप्रोच करते हैं और मरीजों को इनका फ़ायदा भी ये होता है। ठीक है। डॉक्टर राजीव सिंह, आप होम्योपैथी नज़रिया में बताइए, होम्योपैथी कैसे प्रोस्टेट कैंसर को देखता है और क्या रूट कॉज मानता है इसके पीछे? देखिए, नंबर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परसों जैसे कि आप सब जानते हैं 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया गया।
तो ये बहुत ही अच्छा दिन है, आज हम लोगों के इस बारे में बात करने का मौका मिल रहा है। तो देखिए, जहाँ तक कारण की बात है तो प्रोस्टेट कैंसर का जो होम्योपैथिक नज़रिया है वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सेम ही हम लोग मानते हैं कि कॉज जो इसका कोई डिफाइंड कॉज नहीं होता है प्रोस्टेटिक कैंसर का। बहुत से ऐसा एज के साथ जो है ग्लैंड का बढ़ना शुरू होता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कुछ रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं, जिससे कि उम्र के साथ एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है। दूसरा जो 50 ईयर्स के बाद बड़ा कॉमनली देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का बढ़ने का जो रेट है वो बढ़ जाता है, कंपैरेटिवली यंग एज से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर पाया जाएगा। दूसरा एक रेस बड़ा कॉमनली देखा गया है कि जो खासकर ब्लैक रेस होता है उनमें इंडियंस में इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज़, तो बट ब्लैक्स में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। तीसरा एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ओबेसिटी, जैसे अब का लाइफस्टाइल आजकल ऐसा इतना अच्छा नहीं रहा है खासकर मेट्रो सिटीज़ के अंदर, तो एक कॉज है। चौथा स्मोकिंग से जुड़ा हुआ भी एक कॉज पाया गया है। और ऐसा भी कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि जैसे कैल्शियम रिच फूड्स अगर कोई लोग बहुत कंज्यूम करते हैं तो उन केसेस में भी जल्दी प्रोस्टेटिक कैंसर शुरू होने के चांसेस पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर की शुरुआत करने में और जल्दी आने में एक वृद्धि का बहुत बड़ा कारण माने जाते हैं। ठीक है डॉक्टर अनूप कुमार, जैसे बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर राजीव सिंह ने बताई हैं, इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? जब कॉजेज़ की बात आ रही है, उन्होंने कहा जो इंडियंस है उन्हें खतरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज स्थिति क्या है? अगर आज की स्थिति आप समझाएं भारतीयों में। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर सबसे पहले अभी इंसिडेंस कितना है इंडिया में। पहले एक मिथ था कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं होता है। हमने एक स्टडी किया ICMR के मिलकर 2015 में इसको पब्लिश किया। उसमें देखा गया कि जितनी मेट्रो सिटीज़ हैं कंट्री में, उसमें सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है मेल्स में, जो कि एक मिथ था कि ये 6-7वें नंबर पे है। ऑफ कोर्स ये रूरल एरियाज़ में अंडर रिपोर्टेड है। तो इसलिए ये तो बात क्लियर होगी कि इंडिया में कॉमन नहीं है, ये गलत है। इंडिया में काफ़ी कॉमन है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे पास पेशेंट काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं। अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ पर अर्ली स्टेज में आते हैं। तो ये तो जो मैंने देखा और पढ़ा है अमेरिका में ख़ास तौर से 80% जो पेशेंट्स हैं वो टाइमली पहुंच जाते हैं, समय से पहुंच जाते हैं, जबकि इससे बिल्कुल उल्टा भारत में 20% ही पहुंच पाते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला। इसको हम 3 से में डिवाइड करते हैं, लोकलाइज्ड, लोकली एडवांस्ड एंड मेटास्टेटिक। जो पहला स्टेज इसमें कैंसर भी प्रोस्टेट के अंदर ही है, अमेरिकन कंट्रीज़ में 70-75% लोगों में पहले पहुंच जाते हैं। हमारे पास उल्टा है, जो लास्ट स्टेज है वो 70-75% आता है। हालांकि कुछ सालों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम जैसे आप कर रहे हैं इसकी बहुत ज़रूरत है। आपने मुझसे पूछा रिस्क फैक्टर्स, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूँ। कैंसर क्यों होता है, इसका मेन कारण जेनेटिक कॉज होता है। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की जीन्स होती हैं, एक कैंसर को प्रमोट करती है, उसको ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, एक कैंसर को प्रिवेंट करती है, उसको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं। जब ये 2 जीन्स का जो बैलेंस है ख़राब हो जाता है किसी भी कारण से, तब कैंसर बनता है। ये कॉमन एक हम मान के चलते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में भी क्या होता है, ये जब बैलेंस ख़राब हो जाता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? पहला फैमिलियल हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, मेल्स में ऑफ कोर्स, तो आपके प्रोस्टेट कैंसर होने के चांस 9 से 10 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपके फैमिली में फादर को, ब्रदर को हुआ है तो आपको चेक करा लेना चाहिए। दूसरा ऑफ कोर्स ओबेसिटी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ओबेस पेशेंट में ज़्यादा हाई रिस्क माना जाता है, ज़्यादा जल्दी स्प्रेड करता है। स्मोकिंग, अल्कोहल जो करते हैं उनमें भी ज़्यादा तेज़ी से कैंसर फैलता है और ट्रीटमेंट भी ज़्यादा असर नहीं करता है। और इसके अलावा आजकल जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस हैं और जो हम जंक फूड खाते हैं, जिसमें प्रिजर्व्ड मीट हो गया और कैंड फूड हो गया, इसके में काफ़ी कार्सिनोजेंस होते हैं जो म्यूटेशंस लाते हैं, और जो जेनेटिक की जो मैं बात कर रहा था वो बैलेंस को अल्टर कर देते हैं। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिसकी वजह से कैंसर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपने भी जो खान पान की बातें हैं, जो बिगड़ी लाइफस्टाइल है, उससे एक बड़ा रूट कॉज बताया है। और जो बड़ी बात है कि अगर कैंसर के मामले आपकी फैमिली में हैं तो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये आपको जांच समय पर करानी चाहिए। जब खान पान की बात आती है तो आयुर्वेद, आपने भी जैसे जिक्र किया, आहार को लेकर कुछ बातें कहता है, ऋतुचर्या, दिनचर्या, हर चीज़ को लेकर वर्णन है आयुर्वेद में। तो आप इसे कैसे देखेंगे, कैसे हमारी जो डाइट है वो कैंसर जैसी चीज़ों को हमसे दूर रख सकती है? कितना बड़ा रोल उसका आयुर्वेद के नज़रिए से? जैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट तो बहुत ही बड़ा एरिया है, वही ज़्यादा हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखते हैं तो उसी में काम करना होता है। जैसे अभी आहार के बारे में बात करते हैं, आहार विहार कैसे होना चाहिए, हम इसको मानते हैं कि कॉजेज़ जब पूछ रहे थे उसमें वात, पित्त और कफ में वात की वृद्धि की वजह से और थोड़ा सा कफ की वृद्धि से ये ग्रंथि बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको हम मानते हैं अपानवात करके एक होता है, तो उससे क्या होता है डाइजेशन रिलेटेड, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, ये जो मूत्र को
बाहर फ्लो करने का और मोशन को बाहर ये करने का अपानवात का एक रोल होता है। तो वात मेन प्रिडोमिनेंटली है उसमें। तो जैसे सर अभी बता रहे थे, जंक फूड्स हो गए, ऑयली चीज़ेस हो गई या स्पाइसी फूड्स हो गए, टाइमली सोना उठना, ये सब ऑल जो रेजिमेंट दिनचर्या जो बोलते हैं हम, सुबह से शाम तक क्या क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए, कब पानी कितना पीना चाहिए, ये सब बहुत सारे डिटेल्स में है। अगर वो लाइफस्टाइल को अगर सही करते हैं तो ये बहुत ही एक जैसे मेन आजकल पाया गया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सभी कैंसर्स में, नॉट ओनली इन प्रोस्टेट कैंसर, तो इसको बहुत एक हद तक हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में काम कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से देखेंगे तो। ठीक है, क्या जो होम्योपैथी है वो प्रिवेंशन में मदद कर सकती है डॉक्टर राजीव? हाँ, देखिए बिल्कुल होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है प्रिवेंशन में भी, मैं कहूँगा, बिकॉज एक होम्योपैथी जो है वो जनरल हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो खासकर जिन पेशेंट्स में हम पाते हैं कि ऑलरेडी हाई रिस्क है, फैमिलियर हिस्ट्री जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, या और कुछ ओबेसिटी का कॉज है, तो उनमें हम पहले से ही उनके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं जिनसे उनका जनरल इम्यूनिटी बेटर होता है। तो ऐसे केसेस में जो डिज़ीज़ का सिवियरिटी भी रहती है बहुत कम होएगा कंपैरेटिवली, और उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी का हर स्टेज में रोल रहेगा, चाहे वो प्रिवेंटिव मेथड में कह लीजिए या ट्रीटमेंट के दौरान अगर जैसे पेशेंट को, जैसे कि एक ऑन्को सर्जन बोलते हैं कि इनको सर्जरी या रेडिएशन की ज़रूरत है, तो साथ में भी ट्रीटमेंट चलता है जो कि सपोर्ट करता है। और बाद में भी अगर उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, कुछ भी है, तो उस केस में भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है होम्योपैथिक जो पैथी है। तो होम्योपैथी का रोल बहुत ज़्यादा है और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को, खासकर प्रिवेंशन के, हमेशा कहा गया है कि जो प्रिवेंशन है वो क्योर से बेटर ही है, तो जितना जल्दी शुरुआत करेंगे वो बेटर है। स्क्रीनिंग डेफिनेटली हेल्प करेगी, बट साथ में अगर आप होम्योपैथी को अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इससे आपको सहायता मिलेगी। ठीक है डॉक्टर अनूप कुमार, जैसे आप लोगों ने कहा कि कोई ऐसा कारण नहीं है जिसे कहा जाए कि इसकी वजह से ये प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर कुछ ऐसे सिम्टम्स ज़रूर होंगे जिनके ज़रिए एक व्यक्ति ये पहचान सकता है कि कुछ गड़बड़ तो है और मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसके सिम्टम्स भी स्टेज वाइज आते हैं। अच्छा। और जो अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो इसके अर्ली कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के इक्वली होते हैं। किसी का प्रोस्टेट अगर बड़ा हुआ है, साइज़ बड़ा हुआ है, लेकिन कैंसर नहीं है, तो उसको सिम्टम्स क्या आते हैं, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उसको हम LUTS बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है इरिटेटिव सिम्टम्स, पेशेंट को सबसे पहले सिम्टम आता है रात को बार बार जाना। अगर आप रात में एक बार से ज़्यादा उठ रहे हैं तो ये जो है आपके सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है, इसको आपको दिखाना चाहिए। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, यानी दिन में बार बार यूरिन करने जाना, अर्जेंसी, आप यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, रश करना पड़ता है, और कई बार होता है कि करने से पहले ही निकल गया, दैट इज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। तो ये तो हो गया इरिटेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट को जब वो यूरिन करने जाते हैं तुरंत स्टार्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं हेजिटेंसी, कुछ समय लगता है। उसके बाद जो स्टार्ट करते हैं तो फ्लो बहुत पास गिर जाता है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट स्ट्रीम। यूरिन करने के बाद कुछ ड्रॉप्स बाद में लास्ट में गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट वाइट ड्रिबलिंग, और लास्ट में होता है कि पेशेंट को लगता है कि मेरा यूरिन पूरा खाली नहीं हुआ। तो ये सिम्टम्स हैं जो कि प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के भी सेम होते हैं, कैंसर के भी सेम होते हैं। जब कैंसर एडवांस फेज में चला जाता है तब इन सिम्टम्स के अलावा पेशाब में खून आना नंबर 1, बैक में पेन होना बिकॉज कैंसर हड्डियों में चला जाता है, कैंसर लंग्स में जा सकता है तो खून की आपको खांसी आ सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, लीवर में चला गया, और एडवांस फेज़ में ये भी होता है कि आपकी किडनी ख़राब हो जाती है, तो यानी किडनी के फेलियर के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब एडवांस फेज़ में, लेकिन अर्ली फेज़ में सिम्टम्स कैंसर प्रोस्टेट और बिनाइंग प्रोस्टेट के सेम होते हैं। इसी वजह से कैंसर हमारे देश में बहुत लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। अच्छा, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस क्या कुछ और असेसमेंट कुछ अलग है? इसमें एक्चुअली सिम्टम्स ही हम ज़्यादा तौर पे चलते हैं कि लक्षण कैसे हो रहे हैं, और बाकी जो एग्जामिनेशंस एलोपैथी में जो पर रेक्टल एग्जामिनेशंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड, आज के टेक्नोलॉजीज़ को उसमें ऐड किया गया है, लेकिन लक्षण के हिसाब से ही और लक्षण ही से ही हम यूजुअली उसको डायग्नोसिस करते हैं आयुर्वेद में। ठीक है, और इसके अलावा जब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे डॉक्टर राजीव, आपने कहा कि होम्योपैथी उसमें एक बड़ा रोल निभा सकती है। ऐसे कुछ बड़ी बातें आप बताना चाहें जो प्रिवेंशन के लिए हर पुरुष अपना सकता है और एक अर्ली एज से ही उसे कहीं ना कहीं जीवन में लागू कर सकता है? देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा आजकल 40-45 ईयर्स के बाद बड़ा कॉमन है, तो हर किसी को अपना एक PSA टेस्ट होता है
जिसे हम प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। एक मतलब वो बेसिकली एक प्रोटीन है जो प्रोस्टेट सेक्रीट करता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में पाया जाता है। तो उसे टेस्ट ज़रूर करा लें। तो किसी को भी चाहे सिम्टम ना भी हो, PSA जब भी आप रूटीन स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो उसमें होना चाहिए। और साथ में एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू भी आप फील कर सकते हैं कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट किस प्रकार का है। तो अगर PSA का वैल्यू आमतौर पे ऐसा पाया गया है, अगर 4 से कम है तो वो लो रिस्क कैटेगरी में ही आते हैं। हाँ, अगर किसी का प्रोस्टेटिक PSA लेवल जो है वो 4 से ऊपर है किंतु 10 के अंदर है तो उसको हाई रिस्क में रखेंगे कि वो आगे चल के उसमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं और उनको और जांच कराने की ज़रूरत है। तो इस तरह से कुछ बेसिक स्क्रीनिंग हर किसी मेल को एट द एज ऑफ 45 तो ज़रूर करना शुरू कर देना चाहिए। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनकी ऑलरेडी फादर या ब्रदर्स के किसी को प्रोस्टेटिक कैंसर की हिस्ट्री रही है। इनफैक्ट ऐसा भी पाया गया है, एक BRCA करके जीन होता है जो कि जिनकी सिस्टर्स में या मदर्स में एक ब्रेस्ट कैंसर या यूरिन कैंसर पॉजिटिव पाया गया है, उन मेल्स में भी प्रोस्टेट कैंसर के पाए जाने की जो इंसिडेंस है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को विशेष से अपना ध्यान रखना चाहिए और समय समय पर 1 साल में कम से कम नॉर्मल भी हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और अगर कुछ भी सिम्टम पाया जाता है या जांच में गड़बड़ आती है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस भी और ट्रीटमेंट को शुरू भी किया जा सकता है ताकि उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। ठीक है। डॉक्टर अनूप कुमार, आपने जो सिम्टम्स बताए थे वो आपने स्टेजेस के हिसाब से बताए थे। मैं चाहूँगी आप स्टेजेस के बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बताएं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं इस कैंसर की? प्रोस्टेट कैंसर को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज होता है जब कैंसर प्रोस्टेट के लोकलाइज्ड है, प्रोस्टेट के बाहर नहीं गया है, इसको कहते हैं लोकलाइज्ड CA प्रोस्टेट। सेकंड स्टेज होता है जब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के जस्ट बाहर चला जाता है, सराउंडिंग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे कॉमन होता है सेमिनल वेसिकल्स, जो कि एक मुस्टैच के शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि प्रोस्टेट के नीचे होता है। ब्लैडर, रेक्टम, इन सबको इन्वॉल्व कर लेता है। और नंबर 3 स्टेज होता है जब पूरे बॉडी में फैल गया, ये जाता है ब्लड के थ्रू। तो ये 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं, लोकलाइज्ड, लोकली एडवांस्ड एंड मेटास्टेटिक। और हमारी जो एम्फेसिस है वो कि अर्ली स्टेज डायग्नोसिस, यानी लोकलाइज्ड फेज़ में ही हम उसको डायग्नोस कर लें तो पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं और उसको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा एम्फेसिस रहता है कि अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, अर्ली लोकलाइज्ड फेज़ में ही हम उसको डिटेक्ट कर लें तो पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा के लिए उसको क्योर कर सकता है। ठीक है। कुछ ऐसे क्या आयुर्वेदिक हर्ब्स या और ऐसा कुछ खान पान में हम शामिल कर सकते हैं तमाम पुरुष, जिससे इस तरह के कैंसर से दूरी बनाई जा सके? कुछ ऐसे उपाय हैं आयुर्वेद में? जैसे प्रिवेंशन के लिए जो भी कॉमनली हम डाइट जो बताते हैं वही इसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। पर्टिकुलरली प्रोस्टेट कैंसर में ऐसे करके थोड़े दवा है, लेकिन उसको रूटीन एज ए डाइट सप्लीमेंट कैसे ले सकते हैं, जैसे हल्दी हो गया, आंवले की आंवला बोलते हैं वो हो गया, और पुनर्नवा करके एक आता है, गोकरू करके आता है, गोक्षुर करके, ऐसे चीज़ों से थोड़ा बनता है रूटीन जिसमें उसमें वो अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ उसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस करके ले सकते हैं ताकि उनको अगर फैमिली हिस्ट्री है जैसे बताए रिस्क फैक्टर्स हैं उनको, तब ये ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली सब लोगों के लिए कॉमन एक जो भी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसी से करना है। जब वो होता है या बाद में होता है तब थोड़ा मेडिसिन का अलग रोल आ जाता है उसमें। अच्छा, ठीक है। एक सवाल शामिल करेंगे अब हम। ये सवाल है अमनप्रीत भल्ला का। इन्होंने पंजाब से ये सवाल पूछा है और अमनप्रीत जानना चाहते हैं कि हम ये कैसे समझ सकते हैं कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो तेज़ी से बढ़ेगा या धीरे धीरे बढ़ेगा, ये इनका सवाल है। इसके बारे में जाना जा सकता है क्या डॉक्टर राजीव? देखिए, आमतौर पर मोस्टली केसेस में प्रोस्टेट कैंसर की, अगर वैसे तो देखो कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर कुछ उन कैंसरों में से है जो थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है। तो उसका एक अच्छी बात यही है कि उसको अगर टाइमली डिटेक्ट कर लिया जाए रूटीन स्क्रीनिंग के द्वारा तो उसका इलाज जल्दी शुरू करके उस पर काबू पाया जा सकता है और उसका प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छा है। अगर आप बाकी कैंसर से कंपेयर करेंगे तो उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है, उसका आउटकम भी अच्छा होता है, ट्रीटमेंट के बाद रिलैप्स के चांसेस भी कम बनते हैं और उसका इलाज भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो उसको धीरे से और तेज़ी से बढ़ने का ऐसा कोई मानकदंड तो तैयार नहीं किया गया है, लेकिन हाँ ज़रूर ऐसा है कि अगर अर्ली स्क्रीनिंग आप कर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप समय समय से PSA हालांकि कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है बट उसको अगर टाइमली कराया जाए और उसको फॉलो किया जाए तो आप डेफिनेटली उसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो MRI और बायोप्सी के ऊपर जाया जाता है, जो कि स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है जिनके थ्रू प्रोस्टेट कैंसर को कंफर्म किया जा सकता है। अगर वो प्रोस्टेट कैंसर पाया जाता है उस समय पर तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट शुरू करके उसको तभी रोक सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि प्रोस्टेट कैंसर का जो बढ़ने का जो उसका ग्रोइंग रेट है वो कंपैरेटिवली स्लो है, तो इसलिए उसको जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर?
जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बायोप्सी करते हैं तो उसमें एक स्कोर आता है, इसको हम बोलते हैं ग्लीसन ग्रुप स्कोर, जो कि 2 स्कोरिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है, और इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क। अगर ये स्कोर आपका 6 है तो ये लो रिस्क में माना जाता है, 7 वाला इंटरमीडिएट रिस्क में आता है, और 8 एंड अबव हाई रिस्क में आता है। तो एक कैटेगरी ये हो सकता है कि अगर आपका ये ग्लीसन स्कोर बायोप्सी में 8 एंड अबव है तो ये चांसेस है कि आपका कैंसर ज़्यादा तेज़ से बढ़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका PSA बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली हम उसको कहते हैं 20 एंड अबव, अगर 20 से ज़्यादा है तो ये रिस्क है कि जल्दी बढ़ेगा, नंबर 2। नंबर 3, स्टेजिंग। जब हम MRI करते हैं तो हमें लोकल स्टेज पता लगता है। अगर आपका कैंसर प्रोस्टेट के बाहर चला गया है, MRI में दिख रहा है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एक्सटेंशन है, नंबर 1। नंबर 2, सेमिनल वेसिकल इन्वेजन है, या आपको लिम्फ नोड्स बन गए हैं, जो कि एक लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, लिम्फ नोड्स बन गए हैं। तो ये जब 3 चीज़ आपको उसमें दिख रही हैं, ये ऑल फीचर्स सजेस्टिव कि आपका कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और स्प्रेड भी जल्दी होगा। तो इसको हम बोलते हैं हाई रिस्क फैक्टर्स। जिन पेशेंट में ये पाया जाता है उनमें कैंसर ट्रीटमेंट बहुत एग्रेसिव किया जाता है। एग्रेसिव से मेरा मतलब है कि हम 3 मोडेलिटीज़ को कंबाइन कर देते हैं। पहला मोडेलिटी सर्जरी होता है, जो कि आजकल रोबोटिक सर्जरी करते हैं। दूसरा मोडेलिटी हम उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जो कि इंजेक्शंस हम देते हैं। और तीसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, जो रेडिएशन से उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं अगर ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। एक चीज़ और है जो मैं समझना चाहूँगी, डॉक्टर हुद्दर, मैं चाहूँगी आप बताएं इसके बारे में। जैसे डॉक्टर ने भी बात की प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जो समस्या होती है, क्या वो सब लोगों के मन में ये बात आती होगी कि क्या ये कहीं कैंसर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा? क्या इसका आपस में कोई संबंध है? ज़रूर वो संबंध है। उसमें अर्लियर जो आप बता रहे थे, जब जस्ट बढ़ेगा थोड़ा सा सिम्टम्स आएंगे कि यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले कर पा रहे थे, फिर बीच बीच में रुक रुक के बार बार जाना पड़ रहा है, जैसे अर्जेंसी आ गया, ऐसे कंडीशंस में वो सोलन होता है या बढ़ जाता है, तो और वो यूरिथ्रा के ऊपर दबाव करता है, तो ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये कंडीशन है वो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी, BPH करके उसको बोलते हैं। वो कंडीशंस में यूजुअली ऐसे आते हैं, तो वो हमारे इसमें भी आते हैं। तो ऐसे पेशेंट से हम ट्रीटमेंट, जैसे मैंने अस्टिला और मूत्रास्टिल बताया था, उसी लाइन पे ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है, लेकिन हमेशा चेक करते रहे कि ये कन्वर्ट होने का चांसेस रहते हैं। तो ये अगर इसको बहुत दिन तक ऐसे ही बढ़ने का छोड़ दिए या सिम्टम्स में कमी नहीं आ रहा है, ऐसे ही रह रहा है, तो तब उनको इमीडिएटली जाके आगे की जो मेडिकल मैनेजमेंट से नेक्स्ट जो होता है, तो सर्जन को कंसल्ट करके उसके बारे में ये करना है। तो कन्वर्जन होता है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल हम शामिल करेंगे। ये सवाल हमारे पास है सौरभ कुमार का, जिन्होंने बिहार से हमसे ये सवाल पूछा है। सौरभ जानना चाह रहे हैं कि मेरी उम्र 27 साल है, मेरे परिवार में कैंसर का इतिहास रहा है। मेरी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मेरे चाचा को भी पेनक्रियाज कैंसर था। इससे मुझे कैंसर होने का जोखिम कितना बढ़ सकता है और मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर राजीव। देखिए, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल ऑलरेडी मेंशन किया है कि ब्रेस्ट कैंसर इनकी मदर को रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो BRCA1 और 2 जीन्स हैं, तो डेफिनेटली इनको भी वो हाई रिस्क में डेफिनेटली आएंगे। तो इनको अपनी जो स्क्रीनिंग है उसको जल्दी शुरू करना चाहिए। और डेफिनेटली जब फैमिली हिस्ट्री किसी भी कैंसर की रहती है तो उनमें कैंसर जल्दी डेवलप होने का एक रिस्क बढ़ जाता है। तो इनको समय से अपने टेस्ट जो है कराने शुरू कर देने चाहिए। सिम्टम्स का वेट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है प्रोस्टेट कैंसर में खास करके सिम्टम बहुत लेट आने शुरू होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि जैसे ही थोड़ा सा अपनी रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो PSA, एक अल्ट्रासाउंड रहता है, या एक सर्जन के पास जाके अपना DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। तो उन टेस्ट में अगर इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं तो उससे उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई भी किसी भी लेवल पे कोई चेंज पाया जाता है तो उनको इमीडिएटली उसको अपने कॉग्निजेंस पर लेना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। इसके अलावा वो अपने जो डेली लाइफस्टाइल है उसको बेटर कर सकते हैं, अपना खान पान सही कर सकते हैं। खाने पीने में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि इनका ओवरऑल हेल्थ बेटर रहे। अगर इनको अल्कोहल या निकोटिन या तंबाकू या स्मोकिंग की हैबिट है, उसको कम करना पड़ेगा इनको, ताकि जो इनके एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं वो इनको हेल्प करें कि कैंसर का डेवलपमेंट ना हो। तो इसी तरह की चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, तो उससे उनको हेल्प मिलेगी। डॉक्टर नूप, जब जैसे ये सवाल भी आया है कि माँ को ब्रेस्ट कैंसर रहा, इनके चाचा को यानी पैटर्नल साइड में भी पेनक्रियाज कैंसर था,
तो कई लोगों के मन में ये बात भी आती है कि नहीं, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो मुझे, क्योंकि मैं पुरुष हूँ तो मुझे कैंसर का कोई खतरा नहीं होगा। क्या ये भी कुछ मिथ्स हैं जो जुड़े हुए हैं? मैं चाहूँगी उनको आप क्लियर कर दें। बिल्कुल, ये मिथ्स ऐसे हैं कि जैसे आपने बताया कि पुरुष को कैंसर है तो पुरुष में ही होगा, महिला में कैंसर तो महिला में होगा। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये आजकल जो जीन्स की हम बात करते हैं, BRCA1, BRCA2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीन्स हैं जो कि सभी कैंसर्स में पाई जाती हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, कोलोनिक कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर तो महिलाओं का हो गया, कोलोन कैंसर कॉमन हो गया, और प्रोस्टेट कैंसर में भी अब ये पाई जा रही है। तो अगर जैसे हमने बताया फैमिली में किसी को भी इनमें से कैंसर, पैंक्रियाज भी इसमें ऐड हो जाता है, अगर है तो आपके जेनेटिक टेंडेंसी है कि आपको कैंसर हो सकता है। और आजकल प्रोस्टेट कैंसर में स्पेसिफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बायोप्सी कर रहे हैं उसी समय हम इसको बायोप्सी सैंपल को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं उसी समय। इससे हमें पता लगता है कि वो BRCA1 पॉजिटिव है या BRCA2 पॉजिटिव है कि नहीं। इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है अगर ये जीन पॉजिटिव है, इसके दो मायने हैं। एक मायना यह है कि आपको फैमिलियल हिस्ट्री है, जेनेटिक टेंडेंसी है और आपकी फैमिली में और किसी को भी हो सकता है, नंबर 1। तो आपको एग्रेसिवली फॉलो करना है, ट्रीट करना है। और नंबर 2, आगे जाके जब हम ट्रीट करते हैं तो ऐसी फेज़ आती है कि सब दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, रेजिस्टेंट हो जाती हैं। तो हमारे पास एक नई ड्रग है जो सिर्फ उसी में काम करेगी जहाँ ये जीन्स पॉजिटिव है। तो इसके दो मायने हैं, इसलिए टेस्टिंग करना ज़रूरी है। और अगर आपकी फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री है, डेफिनेटली एग्रेसिवली आपको डायग्नोस कराना चाहिए, स्क्रीनिंग कराना चाहिए। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो नॉर्मल स्क्रीनिंग तो हम नहीं कर सकते कि 140 मिलियन की हम सबकी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। इसलिए हम टारगेटेड स्क्रीनिंग या स्मार्ट स्क्रीनिंग करते हैं। इसका क्या मतलब है? कोई भी मेल पुरुष हमारे पास आता है यूरिनरी सिम्टम्स लेकर, कोई भी सिम्टम लेके आए 40-50 साल के बाद, तो उसके बाद उस पेशेंट में हम सबका PSA जरूर कराएंगे और एक DRE जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, फिंगर डाल के चेक करेंगे कि हार्ड नोड्यूल तो नहीं है। तो ये 50 साल के बाद सब में साल में एक बार होना चाहिए। इसको कहते हैं टारगेट स्क्रीनिंग। इसमें आपका पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, मैन पावर खर्च नहीं हो रहा, आपका स्क्रीनिंग भी हो रहा है। लेकिन जिसमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जैसे ये बता रहे थे कि फादर को है या ऐसे है, तो उसमें 40 ईयर से आपको ये स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक तरह का कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो हमारी ऐसी डेवलपिंग कंट्री में यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ हो रहा है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से हमारा डायग्नोसिस का रेट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीनिंग। तो ये बहुत अहम बात है जो आपने बताई है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं, एक रिकवरी के बाद भी जो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, पंचकर्मा की बात करें और बात करें, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं रिकवरी के बाद। इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आयुर्वेद मदद कर सकता है रिकवरी में। तो ये सभी एक वही एक 3 कैटेगरी में हम बोल रहे थे। एक प्रिवेंशन हो गया, जब हो गया है उसके साथ में क्या कर सकते हैं या साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। और तीसरा जो बात कर रहे हैं, जैसे ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, उसके बाद में उसका रिकवरी होने के बाद में रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, या ऐसे भी पाया जाता है रिकरेंस होने का चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हमें ये पंचकर्म जैसे बायो प्यूरिफिकेटरी मेथड्स हैं, तो उसमें हम ऐसे एक प्रोसीजर होता है, वो एक 10-11 डेज़ का प्रोसीजर होता है। उसमें बायो प्यूरिफिकेटरी मेथड्स जैसे टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल के ये करके उसको रिजुविनेट करने के लिए, फिर थोड़े मेंटेनेंस रसायन करके रिजुविनेटिंग ड्रग्स होते हैं, उसको थोड़े दिन तक हम रखते हैं ताकि सेकेंडरी प्रिवेंशन हम उसको बोलते हैं, जो ताकि बाकी बाद में रिकरेंस वगैरह ना हो। कैसे इसमें ये कैटेगरी में पंचकर्म का रोल हमें ज़्यादा मिलता है। लाइफस्टाइल और ये तो दिनचर्या ऋतुचर्या ये थ्रू आउट द थिंग्स तो रहता ही है, चलेगी। और उसके अलावा इसका भी एक बड़ा रोल है। एक और सवाल, ये सवाल राजीव मिश्रा ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या प्रोस्टेट कैंसर यौन क्षमता को भी प्रभावित करता है? डॉक्टर राजीव। जी हाँ, बिल्कुल ये कर सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम भी कई बार पाया जाता है। इनफैक्ट कई बार जो इससे शुरू में लक्षण बताए थे, तो उसके साथ साथ ये भी एक लक्षण पाया जाता है कि जो यौन क्षमता है वो पेशेंट की धीरे धीरे कम हो रही है। तो कई बार पेशेंट खासकर पुरुषों में पाया गया है कि वो इस सिम्टम के साथ बहुत, क्योंकि इंडिया में एक टैबू भी रहा है बात करने को लेके, तो बहुत लेट आते हैं इस चीज़ को लेके कि ऐसे मेरे को यौन क्षमता में कमी आ रही है। तो ये बहुत एक कॉमन सिम्टम तो नहीं कहूँगा, बट एक सिम्टम जो है जो पाया जाता है। इनफैक्ट एक कॉम्प्लिकेशन भी रहती है जो बाद में अभी पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद भी पाई जा सकती है, मगर इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, आप डॉक्टर अनूप, आप जोड़ेंगे इसमें कुछ? इसमें एक्चुअली जो प्रोस्टेट कैंसर जैसे बताया, जब स्टेज बढ़ता है तो ये इन्वॉल्व करता है सेमिनल वेसिकल्स को, जो मैंने बताया इसके नीचे 2 छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और
यहीं से आपका जो है नर्व्स ट्रैवल कर होते हैं प्रोस्टेट के साइड से, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोवस्कुलर बंडल्स। तो अगर प्रोस्टेट का स्टेज कैंसर का बढ़ रहा है तो नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेता है, तो पेशेंट को जो इरेक्शन की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है, जो कि लोकली एडवांस्ड में आएगी। कई बार सेक्स करने के बाद सीमेन में खून आ सकता है, इसको हेमेटोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ये दो बड़े सिम्टम्स हैं जो हमें मिल सकते हैं एडवांस फेज में। तो इसलिए अगर किसी को ये सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है उसने बाकी सिम्टम्स को इग्नोर किया हो, तो उसको जाके एक परामर्श कर लेना चाहिए। और सर्जरी करने के बाद या रेडिएशन करने के बाद भी सिम्टम्स आ सकते हैं, वो उसके अदर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर हम मानते हैं, सेक्स का जो फंक्शन होता है, बट इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और मैं चाहूँगी आप उस सवाल का जवाब भी दें। ये अखिल जैन ने पूछा है सवाल, और इनका सवाल गुजरात से है। इन्होंने पूछा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर की जांच कैसे होती है, तो उसको टेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं, बताइए। प्रोस्टेट कैंसर को हम जब चेक करते हैं, सबसे इनिशियली फेज़ में जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, एक ब्लड टेस्ट करते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाहर भी प्राइवेट बहुत सस्ता अवेलेबल है, तो वो उसको आप टेस्ट कराएं। इसके साथ में जब PSA हम कराते हैं, साथ में यूरिन का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये पाया जाता है कि PSA बढ़ने का सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण इन्फेक्शन भी होता है। तो अगर आपका PSA 4 से ज़्यादा है तब हम इसके बाकी चीज़ों को रूल आउट करते हैं। 4 से कम है तो कोई रिस्क नहीं है, 4 से ज़्यादा है और अगर इन्फेक्शन नहीं है, जो तभी मैंने बोला कि यूरिन हमेशा इन्फेक्शन रूल आउट कर लेना चाहिए, तब हम साथ में DRE भी करते हैं। अगर हार्ड नोड्यूल तो नहीं है उसके अंदर, किसी पेशेंट में अगर नोड्यूल फील हो रहा है फिंगर एग्जामिनेशन करने के बाद, वो भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हो सकता है। लेकिन हर नोड्यूल कैंसर नहीं होता, ऐसी हर PSA 4 से ज़्यादा कैंसर नहीं होता। पहली बात तो ये हो गई। जब इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव है, या तो 4 से ज़्यादा PSA है या आपका नोड्यूल है, हम लोग एक MRI कराते हैं, मल्टी पैरामीट्रिक MRI। ये भी आजकल बड़ा अवेलेबल है सभी अच्छे गवर्नमेंट अस्पतालों में, और सरकारी प्राइवेट में तो है ही। MRI करने के बाद हम एक बायोप्सी करते हैं, जिसमें हम टारगेट करते हैं उस कैंसर लीजन को अगर MRI में दिख रहा है, अदरवाइज़ हम 12 कोर्स बायोप्सी लेते हैं। उस MRI के बाद जो बायोप्सी होती है, इसमें हमारा कैंसर का डायग्नोसिस पक्का हो जाता है कि कैंसर हो गया। अब हमें स्टेज करना है। स्टेज करने के लिए आजकल 2 तरीके यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हाई रिस्क में हम यूज़ करते हैं PET स्कैन, जो कि एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड PET स्कैन है, PSMA PET स्कैन। ये भी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और प्राइवेट में तो है ही। इससे हमें पता लगता है कि कैंसर किस स्टेज में पहुंच गया है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद, इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, एंड देन वी कैन मेक ए डायग्नोसिस कि ये स्टेज कैंसर का बन गया है। ठीक है। एक और बात है, जब हम किसी भी बीमारी के इलाज की बात करते हैं तो आजकल इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर बहुत चला जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बाकी अगर दवाइयाँ चल रही हैं, एलोपैथी है, तो होम्योपैथी का भी मैं उत्तर लूँगी। आयुर्वेद कितना सपोर्ट कर सकता है, साथ में हम उसे कैसे लेकर चल सकते हैं? जैसे कि हम बता रहे थे, अभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। उस टाइम पे उनको कॉम्प्लिकेशंस आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो पोस्ट सर्जिकल हो या रेडिएशन, पर्टिकुलर रेडिएशन जब चल रहा है उस टाइम पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उनको आने का चांसेस होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन हैं, उसको साथ में दे सकते हैं, जो सेफ़ है, ऑलरेडी इन प्रैक्टिस में भी है। वो अगर जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट डॉक्टर्स जो भी हैं, उनके माध्यम से एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हम उसको डिस्कस करके भी उसको कर सकते हैं। ऐसे ये स्टेज में सिर्फ यही होता है कि कॉम्प्लिकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करें और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका उस दौरान अच्छा रहे। ये इंटेंशन से हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल, और यही होम्योपैथी के साथ भी है? जी बिल्कुल। एक्चुअली होम्योपैथी देखिए एक तो होलिस्टिक सिस्टम है, तो जितने भी बॉडी में सिम्टम्स हैं, चाहे वो प्रोस्टेट के लेवल पे हैं, माइंड पे हैं या किसी बॉडी के और पार्ट में, उन सबको पेशेंट से जानकर साथ में ट्रीटमेंट चलाया जा सकता है। डेफिनेटली अगर ऑन्कोलॉजिस्ट को लगता है कि सर्जरी और रेडिएशन की ज़रूरत है तो साथ में उनका मेडिसिन चलती हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी पाई गई है। साथ में अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे अगर रेडिएशन कुछ इफेक्ट आ रहा है, तो उसको भी हेल्प करने में होम्योपैथी बहुत हेल्प कर सकती है। अगर बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसा कि आमतौर पे एक इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब का कंट्रोल ना कर पाना, एक कॉमनली दिक्कत लोगों में डेवलप हो जाती है, उसमें भी होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। तो साथ में जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है मॉडर्न मेडिसिन का, उसके साथ होम्योपैथी को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, और उसके बहुत अच्छे परिणाम पाए गए हैं। तो पेशेंट की उससे रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाता है। ठीक है। अब अगला सवाल
ये सवाल हमें इलाज को लेकर पूछा गया है। ब्रह्मवीर सिंह ने मध्य प्रदेश से ये सवाल हमारे पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज क्या है और क्या इसका इलाज दर्दनाक है? डॉक्टर अनूप। डेफिनेटली कैंसर का नाम सुनते ही मरीजों में और उनके जो परिवारजन हैं उनमें एक डर आ जाता है कि कैंसर है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या ठीक हो पाएंगे, खर्चा कितना आएगा, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आती हैं। प्रोस्टेट कैंसर जैसे मैंने बताया था स्टेज वाइज ट्रीटमेंट है और अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो हम सर्जरी या रेडिएशन करके उसको हमेशा के लिए क्योर कर सकते हैं। पहले जो पद्धति होती थी सर्जरी की वो ओपन सर्जरी होती थी, आज से 25-30 साल पहले। बड़े बड़े इंसिजन लगाना पड़ता था एब्डोमेन में और सर्जरी के बाद ब्लड लॉस काफ़ी होता था। पेशेंट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं लीक करता था यूरिन, सेक्सुअल फंक्शन ख़त्म हो जाता था, रिकवरी में महीने लग जाते थे। तो पेशेंट को कैंसर के ट्रीटमेंट से डर लगता था। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इनको वही कुछ किसी एक पेशेंट का एक्सपीरियंस याद होगा, तो उसमें डर लगता था कि सर्जरी क्यों कराएं, इससे अच्छा तो ऐसे ही रहें। तो ये उस समय की बात है। लेकिन अब साइंस से नहीं थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है साइंस में कि अब हमारे पास एडवांस्ड सर्जरी के लिए रोबोटिक्स आ चुका है, जो कि 2004 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हमारे पास अराउंड 200 रोबोट सिस्टम है। कई सरकारी अस्पतालों में रोबोट सिस्टम है। रोबोट से फ़ायदा क्या होता है कि सर्जरी आपकी एक तो बहुत सूक्ष्म तरीके से की जाती है, की होल से सर्जरी होती है तो बड़ा इंसिजन चला गया, पेन चला गया, ब्लड लॉस ख़त्म हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता, रिकवरी आपकी फास्ट हो गई, पेशेंट जल्दी घर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो कैंसर के आउटकम्स हैं वो बढ़ गए, इम्प्रूव हो गए। जो कॉन्टिनेंस की इशू है कि यूरिन लीक करना वो इम्प्रूव हो गया। पेशेंट फोलीज निकालने, जहाँ पे नलकी डालते हैं कैंसर सर्जरी के बाद, उसको निकालने के विदिन 3 मंथ्स टोटली जो है कॉन्टिनेंट हो जाता है। उसका सेक्सुअल फंक्शन तक हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये जो मापदंड हैं इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स, रोबोट आने की वजह से इसमें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ कि अब पेशेंट चाहे वो एक लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से हो या कम पढ़ा लिखा हो, वो भी आके हमसे बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी करानी है और मुझे रोबोट से ही सर्जरी करानी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है, लोगों में डर खत्म हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम जो और दर्शक देखेंगे वो और उनको समझ पाएंगे कि सर्जरी से कोई दर्दनाक ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी करने से उनकी लाइफ क्योर हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने बताया दूसरा ट्रीटमेंट रेडिएशन हो सकता है जो कि इक्वली इफेक्टिव है, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन एक बार कैंसर स्टेज बढ़ गया तो डेफिनेटली फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा और उसमें क्योर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए उसमें कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारा एक एम्फेसिस रहता है कि अर्ली स्टेज डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो वो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ये दर्दनाक है, बल्कि आपकी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करने वाला है। तो प्लीज़ अपने रिश्तेदार या आपको खुद को अगर प्रॉब्लम है जाकर परामर्श लें और ट्रीटमेंट शुरू कराएँ। बिल्कुल। और डॉक्टर हुद्दर, मैं चाहूँगी कि आयुर्वेद को लेकर भी ना लोगों में बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं और बहुत सारे मिथ भी हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने अभी हल्दी का जिक्र किया, कई लोग मानते हैं कि अदरक खाने से भी कैंसर दूर रहता है अगर सही मात्रा में लिया जाए। तो क्या ऐसे बड़े मिथ्स आप लोग के सामने आते हैं, जो जानकारी सही है या गलत है? मैं चाहूँगी उसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी दें। मतलब ये ड्रग्स को, ये जिंजर को वगैरह लेने से कई लोग ये मानते हैं कि कम होता है। तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं आयुर्वेद को लेकर लोगों के सामने, जो भी केसेस आपके आगे आते हो? वो जो भी ये ड्रग्स अभी जो हम बात कर रहे हैं इनके स्टडीज़ भी हो चुके हैं, लेकिन ये एंटी कैंसरस काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेते रहें फिर वो होगा ही नहीं, ऐसे जनरलाइज करना नहीं करना है। बाकी जितना भी अभी डिस्कशन हुआ उसका सिम्टम्स वो तो ध्यान रखना ही, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ करना है। अगर उनको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में ये चीज़ें अगर लेना है तो उसके साथ डाइट एंड लाइफस्टाइल के साथ साथ में ये चीज़ें अगर ज़रूर ऐड कर सकते हैं, उतने से वो थोड़ा सा प्रिवेंशन में हेल्प करेगा, उतना ही हम बोल सकते हैं। ताकि वो हम ले रहे हैं रेगुलर तो मुझे होगा ही नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये जरिए मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। अब एक और सवाल शामिल करेंगे। ये सवाल हमें भेजा है सीमा वर्मा ने, दिल्ली से उन्होंने सवाल किया है। इनका कहना है कि मेरे पति को अगस्त 2024 में प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 पता चला था। प्रोस्टेट कैंसर की वजह से उन्हें T2 T4 पर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की समस्या हुई। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम पिछले 4 महीनों से अस्पताल में रह रहे हैं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अनूप, मैं चाहूँगी आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, यही इंडिया में अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास पेशेंट्स इसी फेज़ में ज़्यादा आते हैं। ये स्टेज 4 है
कैंसर इनके वर्टिब्रल कॉलम में जा चुका है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको इन्वॉल्व कर रहा है। ऐसे फेज़ में क्या होता है, पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं कि पैरों में झंझनाहट होना, कमजोरी हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन होना, और पेन, बहुत सीवियर पेन होता है, कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो इनका ट्रीटमेंट जो है स्टेज 4 का बिल्कुल एज पर द प्रोटोकॉल है। इनको एक अच्छे टर्शरी केयर गवर्नमेंट सेंटर में दिखा सकते हैं, जहाँ भी ये जिस भी स्टेट में हैं, क्योंकि सरकार ने एडवांस कैंसर सेंटर्स की सुविधाएं सभी टर्शरी केयर में दे रखी हैं। तो जाके आप वहाँ पर चाहें तो एक यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं या एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं। उसमें ट्रीटमेंट क्या होगा कि सबसे पहले तो इनका डायग्नोसिस उन्होंने बताया हो चुका है, प्रोस्टेट कैंसर है, तो हम इसको स्टेजिंग और अच्छी करते हैं। तो एक एमआरआई स्पाइन की करके देखेंगे कितना डैमेज हुआ है। उसके बाद अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें ये बड़ी इमरजेंसी होती है, जिसमें अगर हम ट्रीटमेंट तुरंत ना स्टार्ट करें तो वो पैरालिसिस कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें फिर एक न्यूरो सर्जरी को इन्वॉल्व करके हम लोग रेडिएशन देते हैं, कुछ स्टेरॉइड दवाई देते हैं और कैंसर दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट चलेगा। सर्जरी तो आउट हो गया है, हार्मोनल ट्रीटमेंट में हम एक इंजेक्शन लगाते हैं और कुछ कीमोथेरेपी देते हैं। इसमें रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बताया अस्पताल में भर्ती हैं, तो मेरे को ये उम्मीद है कि डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स इसमें समय लगेगा क्योंकि ऑलरेडी लास्ट स्टेज में आए हैं, लेकिन इसमें भी उम्मीद है, उम्मीद ना हारें, क्योंकि ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आता है और मैंने देखा है कि 40 to 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपना ट्रीटमेंट कराते रहें, अच्छे परामर्श लेते रहें और डॉक्टर की सलाह मानते रहें। ठीक है डॉक्टर राजीव, मैं एक और पहलू समझना चाहूँगी। हम जानते हैं कि किसी भी इतनी गंभीर बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी के साथ मेंटल इश्यूज भी आते हैं, वो डिप्रेशन, और सिर्फ मरीज़ को ही नहीं बल्कि उसके परिवार वालों को भी इन सब से जूझना पड़ता है। जैसे आपने भी कहा कि बहुत अलग तरह से होम्योपैथी काम करती है। क्या होम्योपैथी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सहारा दे सकती है मरीजों? जी हाँ, बिल्कुल। और ये एक्चुअली जो कैंसर का नाम है अपने आप में एक तो ये इतना ख़तरनाक है कि इससे वो मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न थोड़ा सा स्वाभाविक ही होता है कि हर किसी को लगता है कि यार अब तो पता नहीं क्या होगा। घर वालों को भी लगता है, खासकर अगर आप जो आपका जो मेंबर इन्वॉल्व हो ब्रेड अर्नर है, तब तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है फैमिली में। तो हर किसी को, ऊपर से जो इसका रिकवरी फेज़ है वो बहुत लंबा रहता है। फिर जानकारी कम होने की वजह से लोग कई बार ट्रीटमेंट लेट भी शुरू करते हैं, तो वो और ज़्यादा डिजीज़ प्रोलॉन्ग भी हो जाता है। तो अगर कुछ मेंटल लेवल पे दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन है या घबराहट हो रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छी काउंसलिंग के साथ साथ होम्योपैथिक दवाई साथ में लेने से उन सिम्टम्स को कम करने में हेल्प मिलेगी। और उन्हीं अगर साथ साथ आप सारे जो भी आपका एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है उनको अपने सारे लक्षण बताएंगे, तो आपको दवाई उस हिसाब से चलाई जाएगी जिससे आपका जो प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं, डेफिनेटली जो सर्जरी या रेडिएशन होनी है वो तो साथ में चलेगा ही, या कुछ मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन पर भी सबको कंसिडर करके दवाई दिया जाएगा ताकि पेशेंट्स को उनको अच्छा बेटर फील होए, मेंटल लेवल पे भी और डेफिनेटली फिजिकल लेवल पे भी। तो डेफिनेटली जो एक मेंटल साइड इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टैबू सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। ठीक है, आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? क्योंकि हम योग मेडिटेशन की भी बात करते हैं, लेकिन मैं ये भी समझना चाहूँगी जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होता है, क्या उसे किसी भी तरह की एक्सरसाइज, व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? आयुर्वेद क्या कहता है इसे लेकर? उसमें पहले उनका मरीज का जो शारीरिक शक्ति है उसको हमको देखना पड़ता है पहले। उसी हिसाब से हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको किस हद तक आप कर सकते हैं। जैसे योगा, पर्टिकुलर योगा है, लेकिन सभी नहीं कर सकते, उसको सलाह लेके अच्छे से कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। योगा, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशंस कर सकते हैं, और पंचकर्मा में तक्रधारा जैसे या तैलधारा करके जो मेडिकेटेड ऑयल को हम फोरहेड पे डालते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, उसको उनके शक्ति के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, ताकि सबको एक जैसे एक प्रोटोकॉल है उसी को सब में अप्लीकेबल ऐसे नहीं है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में ये सब चीज़ें हेल्प होते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम लेंगे। ये राजेश सोलंकी ने पूछा है मुंबई से। राजेश जी पूछ रहे हैं कि मुझे मेरे प्रोस्टेट को हटाने की सलाह दी गई है। मैंने प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 1 से सरवाइव कर लिया है, क्या मुझे अपनी प्रोस्टेट हटवानी चाहिए? कृपया सलाह दें। डॉक्टर अनूप बताइए। जैसे बता रहे हैं प्रोस्टेट स्टेज 1, डेट मीन्स ये लोकलाइज से प्रोस्टेट है, और उनको अगर एडवाइस किया निकालने का मतलब रेडिकल प्रोस्टेट में एडवाइस किया है, तो मैं इनको ये सलाह देना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको इस सर्जरी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद आपका कंप्लीट क्योर 95% तक हो सकता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप अभी सर्जरी नहीं कराते हैं तो ये कैंसर आगे बढ़ेगा और आगे जाकर फिर ये आपको कॉम्प्लिकेशन और देगा। तो आप प्लीज़ अपनी सर्जरी करा लें। जैसे अभी समय में समझा रहा था आपको कि आप वो
टैबू और डर नहीं रहा है कि सर्जरी का, और अब आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि जब मैंने मेंटल हेल्थ की बात की डॉक्टर नूप, मैं भी चाहूँगी कि तमाम केसेस आप लोग के आगे आते हैं, अलग तरह की मानसिक पीड़ा से हर कोई गुजर रहा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप सलाह देंगे, क्या उनके लिए करना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखिए मैं भी ये मानता हूँ कि अभी जो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड केयर, जिसमें हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेते हैं, ना सिर्फ एलोपैथी जिसमें हमारे ऑफ कोर्स काफ़ी डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, पेन मैनेजमेंट के साथ साथ योगा। मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि योगा मेडिटेशन करिए, और अपने जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उसको आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, साइकोसिस में जाता है, और जो अटेंडेंट्स हैं वो ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं। तो मेरा जैसे ही पेशेंट हम डायग्नोस कर लेते हैं, सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग शुरू करा देते हैं। हमारे यहाँ अच्छा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, हम पेशेंट को वहाँ रेफ़र करते हैं, साइकोलॉजिस्ट हमारे उनको काउंसिल करते हैं, और समय समय पर उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ा के रखें। एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, ना सिर्फ ट्रीटमेंट करना है उनका, हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी मैनेज करना है। और जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट अगर हम ये सब चीज़ें, बाकी प्रिवेंशन भी मेजर्स को भी चालू रखें, तो क्योंकि और कैंसर्स होने के भी चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि खान पान, एक्सरसाइज, और हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीज़ें को हमें अगर हम अवॉइड करेंगे तो आगे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है वो साथ साथ चलना चाहिए, ट्रीटमेंट भी चलना चाहिए और प्रिवेंशन भी चलना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि जो केसेस आते हैं, जैसे आपने कहा ना कि डाइटरी लाइफस्टाइल, आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्या उसमें बड़ा तबका एक ऐसा ही होता है जो एक नियमित दिनचर्या का पालन नहीं कर रहा होता है? बिल्कुल, जितने हमारे पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर मैंने पाया है कि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। जिसमें हम डिसिप्लिन लाइफ बात करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड, अल्कोहल, टोबैको, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है तो मतलब सिर्फ कहने के लिए है, बट आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस दिस इन अवर लाइफ। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथिक एंड एलोपैथी मिल के काम करें, और सब मिल के अगर हम पेशेंट की बेनिफिट्स के लिए काम करेंगे, तो मुझे लगता है पेशेंट के आउटकम्स बेटर होंगे। बिल्कुल। जाते जाते आपकी क्या सलाह है डॉक्टर उद्धर? यही है कि जो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच जैसे बोल रहे थे, जिस कंडीशन में किधर किसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स में किधर जाना चाहिए, या जब हो जाता है तो किधर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, उसके साथ में कैसे सपोर्ट होगा, उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, प्रिवेंशन रिकरेंस के लिए कौन सा सिस्टम में जाना चाहिए, ऐसे एक टोटल इंटीग्रेटिव एक सिस्टम हो तो सक्सेसफुली हम इसको जो अभी का मैनेज हो रहा है उससे भी बेहतर हम कर सकते हैं अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच से अगर करते हैं। तो ये एक मेरा ओपिनियन है। डॉक्टर राजीव सिंह, आप क्या सलाह देंगे? मैं देखो सबको ये बोलना चाहूँगा कि एक तो कैंसर से को हराना है, उससे हारना नहीं है, दूसरा उसको समझना है, उससे घबराना नहीं है, और तीसरा जो हेल्थ स्क्रीनिंग और प्रिवेंटिव चेकअप है उसका इंपॉर्टेंस को समझना है, उसको टाइमली कराना है, और अब हर किसी को यही बतलाना है कि इसको कराते रहिए, ताकि आपके अगर बाई चांस कैंसर पाया भी जाता है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस किया जा सके। बिल्कुल। और इसी के साथ आयुष्मान भव के आज के अंक का समय पूरा हो गया है। डॉक्टर अनूप कुमार आपका, डॉक्टर विजय हुद्दर आपका, डॉक्टर राजीव सिंह, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ, यहाँ मौजूद मेहमान, उनकी यही सलाह है कि समय पर जांच कराना इसका एक तरह से सबसे बड़ा इलाज भी है, सबसे बड़ा प्रिवेंशन भी है। तो एक उम्र के बाद, जो भी डॉक्टर ने बताया कि 50 के बाद सभी पुरुष एक बार इसका ज़रूर टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग कराएं, और जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री रही है कैंसर की, वो 40 की उम्र के बाद ही अपना चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि आज जो दी गई सलाह है वो आपके काम आएंगी। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।